नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका योग्य पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पे बैठा। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से हुआ था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। निसंदेह उसका काल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। तो समुद्रगुप्त को पढ़ने से पहले हम उसके जो भी अध्ययन के स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख या प्रयाग कहा जाता है। इसकी रचना उसके संधि विग्राहक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। इस मत के समर्थन में दो प्रमाण दिए गए हैं। पहला, अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का एक लेख अंकित है जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था। दूसरा, चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख नहीं करता। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के लेख के अतिरिक्त अशोक के 6 मुख्य लेखों का एक संस्करण, रानी का अभिलेख, कौशाम्बी के महापात्रों को संघभेद रोकने संबंधी आदेश, जहांगीर का एक लेख तथा प्रवर्ती काल के एक देवनागरी लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है। इसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश है। इसके बाद समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। ये ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। इस प्रकार यह संस्कृत की चंपू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। इसे काव्य कहा गया है। प्रशस्ति की भाषा प्रांजल एवं शैली मनोरम है। न केवल इतिहास अपितु साहित्य की दृष्टि से भी यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में फ्लीट ने यह मत व्यक्त किया था कि इस लेख की रचना समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा कराई गई थी और इस प्रकार यह मरने के बाद में अभिलेख लिखा गया है, परंतु आज इस मत से सहमत होना कठिन है। दूसरा जो है वो है एरन अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान से भी समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है जो खंडित अवस्था में है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है तथा उसे अनेक पुत्र पौत्रों से युक्त बताया गया है। इस लेख से यह भी पता चलता है कि एरिकीन प्रदेश उसका भोग नगर था। उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त गया तथा नालंदा से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें क्रमशः गुप्त संवत 9 तथा 5 की तिथियां अंकित हैं। इसमें समुद्रगुप्त का नाम तथा उसकी कुछ उपलब्धियां हैं। इसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, किंतु इन लेखों में भाषा तथा व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां हैं और तिथि भी भ्रामक है। मुद्राएं। समुद्रगुप्त की विविध प्रकार की मुद्राएं उनके जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डालती हैं। उसकी कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है गरुड़ प्रकार की मुद्रा। इसके मुख्य भाग पर अलंकृत वेशभूषा में राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज, उसका नाम तथा मुद्रालेख, सैकड़ों युद्धों को जीतने तथा रिपुओं का मर्दन करने वाला अजय राजा स्वर्ग को जीतता है, उत्कीर्ण मिलता है। पृष्ठ भाग पर सिंहासनसीन देवी के साथ साथ पराक्रमः अंकित है। इस प्रकार के सिक्के नागवंशी राजाओं के ऊपर उसकी विजय के संकेत देते हैं। दूसरी प्रकार के सिक्के हैं धनुर्धारी प्रकार। इनके मुख्य भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है तथा मुद्रालेख अजय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है, ऐसा उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। परशु प्रकार। मुख्य भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र तथा मुद्रालेख कृतांत परशु राजा राजाओं का विजेता तथा अजेय है।
ये ऐसा उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर देवी की आकृति तथा उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। अश्वमेघ प्रकार। ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के प्रमाण हैं। इनके मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है, ऐसा उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर राजमहिषी की आकृति के साथ साथ अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। पांचवें प्रकार के जो सिक्के हैं वो हैं व्याघ्र हनन प्रकार। मुख्य भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा की आकृति तथा उसकी उपाधि व्याघ्र पराक्रम अंकित है। पृष्ठभाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ साथ राजा समुद्रगुप्त अंकित है। इस प्रकार के सिक्कों से जहाँ एक और उसका आखेट प्रेम सूचित होता है, वहीं दूसरी ओर गंगा घाटी की विजय भी इंगित होती है। छठा है वीणा वादन प्रकार। मुख्य भाग पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख महाराज धीराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर हाथ में कान कॉपियों लिए हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित है। इस प्रकार के सिक्कों से उनका संगीत प्रेम सूचित होता है। अग्रलिखित पंक्तियों में हम उपर्युक्त साधनों के आधार पर समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे राज्यारोहण। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक हैं, जिनमें से कुछ खंडित अवस्था में हैं। चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण है। चंद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपना सभासदों की एक सभा बुलाई। वह समुद्रगुप्त के गुणों पर इतना अधिक मुग्ध था कि भरी सभा में उसने उसे गले से लगाते हुए घोषणा की कि तुम योग्य हो और तुम ही आगे राजा बनोगे। कुछ विद्वानों ने ऐसा विचार व्यक्त किया है कि समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया तथा समुद्रगुप्त को उसके साथ उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ना पड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व काच नामक उसके भाई ने किया। काश नाम के कुछ सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं। इनके मुख्य भाग पर राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख काच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जिताता है, ऐसा लिखा हुआ है। और पृष्ठभाग पर सर्व राज्योच्छेदता विरुद्ध अंकित है। इस काश नामक राजा के समीकरण के विषय में भी मतभेद हैं। भंडारकर इसे रामगुप्त के साथ समीकृत करते हैं। रामगुप्त एक निर्बल शासक था जो सर्व राज्योच्छेदता विरुद्ध का अधिकारी नहीं हो सकता। उत्तराधिकार के युद्ध का समर्थन किसी भी प्रमाण से नहीं होता है। चंद्रगुप्त ने स्वयं समुद्रगुप्त के पक्ष में अपना राज सिंहासन त्याग दिया था। पुनश्च काश तथा समुद्रगुप्त की मुद्राओं में इतनी अधिक समानता है कि एलन महोदय ने यह मत रखा है कि काच वस्तुतः समुद्रगुप्त का ही मौलिक नाम था, किंतु बाद में अपना अधिकार क्षेत्र समुद्र तट तक विस्तृत कर लेने के बाद में उसने अपना नाम समुद्रगुप्त रख लिया। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्व राज्योच्छेदता विरुद्ध का प्रयोग मिलता है। अतः काच और समुद्रगुप्त दोनों ही एक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि काच नामधारी सिक्कों के मुद्रालेख काच पृथ्वी को विजित कर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग की विजय कराता है कि समुद्रगुप्त के अश्वमेघ सिक्के के मुद्रालेख पर उत्कीर्ण मुद्रालेख तथा प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं 20वीं पंक्तियों के विवरण में हमें गहरी समानता दिखती है। अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्के हैं उन पर वह सम्राट भूमंडल की विजय करके स्वर्गलोक की विजय करता है, ऐसा अंकित है। इसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समस्त पृथ्वी को जीत लेने के कारण उसकी कीर्ति भूमंडल में विचरण करती हुई इंद्रलोक में पहुंच गई थी। इन विवरणों के प्रकाश में हमें कांच नामधारी सिक्कों को स्वयं समुद्रगुप्त का स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार समुद्रगुप्त के भाइयों तथा गुप्त कुल के राजकुमारों का बोध नहीं होता, अपितु यहाँ समान वंश के राजकुमारों से तात्पर्य है। यहाँ किसी उत्तराधिकार युद्ध से तात्पर्य नहीं है। वस्तुतः समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली सम्राट के राज्यारोहण से अन्य समान राजवंशों के शासक दुखी हुए थे, क्योंकि उनके मन में समुद्रगुप्त द्वारा जीते जाने का भय
उत्पन्न हुआ था। ऐसे शासकों में कोतकुलज, अच्युत नागसेन आदि को माना जा सकता है। धन्यवाद।